Hardik Thakkar, and in this video we are going to cover concept of supply. Friends, it is an entire module which I am going to be covering in the next 10 to 11 minutes. Okay, so please watch the video till the end क्योंकि पूरा यूनिट सिर्फ एक वीडियो में कवर होने वाला है. ठीक है, ये वीडियो में हम क्या कवर करने वाले हैं? बेसिक्स ऑफ सप्लाई. सप्लाई का बेसिक मतलब क्या होता है? व्हाट आर द टू कंडीशंस, एसेंशियल कंडीशंस फॉर सप्लाई. कौन से उसके एक्सेप्शंस है? देयर आर 3 एक्सेप्शंस टू दिस. तो पहले हम कंडीशन समझेंगे, फिर वो कंडीशन के 3 एक्सेप्शन समझेंगे वो क्या है, एंड फिर उसके बाद वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट इफ देयर आर सर्टेन ट्रांजैक्शंस, उनको हम गुड्स बोलेंगे या सर्विसेज बोलेंगे. कौन सी ऐसी एक्टिविटीज है जिनको हम गुड या सर्विसेज दोनों के सप्लाई में इंक्लूड नहीं करेंगे, एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंपोजिट एंड मिक्स सप्लाई. समझ में आ गया? सो दीज आर द ब्रॉड टॉपिक्स व्हिच वी आर कवरिंग इन दिस वीडियो, and the purpose of this video and the unit is going to understand the taxable event. ठीक है, सप्लाई इज द ओनली टैक्सेबल इवेंट अंडर जीएसटी. यानी अगर जीएसटी लॉ के अंदर दो लोग के बीच में ट्रांजैक्शन हो रहा है तो वो ट्रांजैक्शन पे जीएसटी लगेगा या नहीं, इसका वन वर्ड आंसर, वन सेंटेंस आंसर ये है कि ये ट्रांजैक्शन सप्लाई के अंदर आता है या नहीं. इफ इट क्वालिफाइज एज अ सप्लाई एज पर द लॉ तो इस पे जीएसटी लगेगा. इफ इट डज नॉट क्वालिफाई एज अ सप्लाई तो इसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा. इट इज दैट सिंपल. Now the entire module is about identifying whether a transaction is a supply or not. And in an exam, a typical question can look something like this. There will be 8 or 10 transactions that will be given to you on the various aspects, and आपको पूछा जाएगा कि identify करो कि ये transaction supply है या नहीं है, और उसके साथ उसका reason भी बताओ. तो हमें supply है या नहीं ये पता होना चाहिए, उसके लिए हमें reason पता होना चाहिए, which is what we are going to cover right now. चलिए, तो जनरल प्रोविजंस क्या है? जनरल प्रोविजन सप्लाई की क्या है? सबसे पहले कोई भी ट्रांजैक्शन के सप्लाई होने के लिए क्या एसेंशियल है? दैट देयर हैज टू बी अ गुड्स और सर्विसेज दैट आर बीइंग सप्लाइड. देयर इज अ कंसिडरेशन इन्वॉल्व्ड एंड देयर इज अ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस. करेक्ट. तो एक्चुअली देखने जाए तो दो बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्लासिक बेसिक कंडीशंस है. देयर हैज टू बी अ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस and there has to be a consideration. And of course ये FOB और consideration किसके related होना चाहिए? It has to be related to goods or services or both. अगर ये एस्पेक्ट कवर होते हैं तो ही आप बोल सकते हो कि आपका ट्रांजैक्शन जो है वो सप्लाई के अंदर आ सकता है. ठीक है, तो सप्लाई टिपिकली हैज एन इंक्लूसिव डेफिनेशन विच से इसके सप्लाई मतलब आपके कोई भी गुड्स या सर्विसेज का सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस, रेंटल, लीज, डिस्पोजल, ऐसा कुछ भी हो सकता है विच इज डन इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस फॉर अ कंसिडरेशन इज अ सप्लाई. ठीक है, अब कोई भी ट्रांजैक्शन अज्यूम करो, आप कोई भी ट्रांजैक्शन अज्यूम करो. लेट्स से आई वांट टू बाय अ कार, तो एचटी गोज टू शोरूम टू बाय अ कार. ठीक है, तो अभी अगर मैं जब कार बाय करूंगा तो मैं उसको पैसा पे करूंगा एंड मैं कार लूंगा. क्या उसके लिए सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से, बाय द वे फर्दरेंस ऑफ बिजनेस बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखना है, सेलर या वेंडर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है. तो क्या वेंडर के लिए वो फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है? यस. इज ही चार्जिंग मी अ कंसिडरेशन? यस. इट इज अ सप्लाई. वेरी सिंपल. If I go to Apptronics to buy an iPad, ठीक है, तो मैं iPad वहां से खरीदूंगा and I will pay whatever amount is there for the iPad, right? तो Apptronics के लिए is it a furtherance of business? Yes. Am I paying a consideration? Yes. If I go for haircut or a grooming services, क्या उसके लिए वो furtherance of business है? Yes. Am I availing a services for a consideration? Yes. तो कोई भी कमर्शियल ट्रांजैक्शन आप देख लो जहां पे जो वेंडर होता है वो बिजनेस कर रहा है या फिर वो सर्विस प्रोवाइडर है. अगर हम सीए की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, if I provide consultancy and charge money from you, then in that case it is a furtherance of business for me for which I am charging a consideration. So that transaction is a supply और ये transaction के ऊपर GST definitely लगेगा. Are we very clear? तो think of any commercial transaction which is done for the enhancement of business and the consideration is charged for that, उसके ऊपर GST लग जाएगा. Very clear? चलिए, तो दिस इज द बेसिक सिनेरियो. और याद रखना ये दोनों कौन से कंडीशंस है? दे आर एंड कंडीशंस, एफओबी एंड कंसिडरेशन. अगर फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है और कंसिडरेशन नहीं है तो ये ट्रांजैक्शन सप्लाई नहीं माना जाएगा. इफ आई प्रोवाइड यू कंसल्टेंसी सर्विसेज और उसके लिए अगर मैं आपके पास से कोई पैसा चार्ज ना करूं, मैं आपको सोचूं कि चलो यार आप मेरे स्टूडेंट हो, आई डोंट वांट टू चार्ज एनीथिंग फ्रॉम यू, इट इज माय बिजनेस ट्रांजैक्शन बट आई एम नॉट चार्जिंग एनी मनी फ्रॉम यू, so there is no consideration. Will it still be a supply? The answer is no. समझ में आ गया? On the reverse side, if there is a consideration but if there is no furtherance of business, मैंने अपनी कार जो मैंने शोरूम से खरीदी थी वो मैंने 3 साल यूज करने के बाद आपको सेल कर दी, तो आई एम सेलिंग अ कार टू यू फॉर 5 लाख रुपीज. समझ में आ गया? तो there is a consideration involved over here, but is there a furtherance of business?
नो, देयर इज नो फर्दरेंस ऑफ बिजनेस. व्हाई? बिकॉज कार बेचना ये मेरा बिजनेस नहीं है. मेरा बिजनेस यूट्यूब वीडियो बनाना है. दिस इज माई सोर्स ऑफ इनकम. तो सब्सक्राइब करोगे ना फिर, मतलब है ना. थैंक्स. ओके, तो दिस इज माई सोर्स ऑफ इनकम. तो दिस इज अ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस एंड नॉट सेलिंग ऑफ कार. मैं सेकंड हैंड कार डीलर नहीं हूं. ये मेरा पर्सनल ट्रांजैक्शन है. सो देयर इज नो एफओबी बट देयर इज अ कंसिडरेशन. लेकिन फिर भी यहां पर ट्रांजैक्शन सप्लाई में नहीं आएगा और इसके ऊपर जीएसटी आपको नहीं लगेगा. सो इससे कंक्लूड क्या हुआ कि ये दोनों एंड कंडीशन है, दोनों होने चाहिए. अगर दोनों में से कोई भी एक एस्पेक्ट मिसिंग है तो द ट्रांजैक्शन विल नॉट बी अ सप्लाई. ऑफ कोर्स दोनों मिसिंग है तो कोई पॉइंट ही नहीं है, ठीक है. लेकिन अगर दोनों में से कोई एक एस्पेक्ट भी मिसिंग है तो ट्रांजैक्शन विल नॉट बिकम अ सप्लाई. दिस इज द बेसिक रूल. दिस इज द बेसिक रूल. और याद रखना, कभी भी लॉ में कोई भी रूल बनता है तो रूल बनने के साथ क्या बनाए जाते हैं, उसके एक्सेप्शंस बनाए जाते हैं. ओके, जहां जहां रूल होते हैं वहां वहां क्या होते हैं, वहां वहां रूल के एक्सेप्शंस होते हैं. व्हाट डू यू मीन बाय एक्सेप्शंस? हमने 12th स्टैंडर्ड में एक्सेप्शन पढ़ा था ना. लॉ ऑफ डिमांड, हायर द प्राइस ऑफ गुड, लोअर इज क्वांटिटी डिमांडेड, लोअर इज प्राइस ऑफ गुड्स, हायर इज द क्वांटिटी डिमांडेड. करेक्ट. तो ये लॉ ऑफ डिमांड है. लेकिन जिफ एंड गुड्स में रिवर्स होता है. करेक्ट. हॉबीज में रिवर्स होता है कि वहां पे जितना प्राइस बढ़ता है उतना, एंड कोई लग्जरी गुड्स में जितना प्राइस बढ़ता है उतना डिमांड बढ़ता है. सो बेसिकली एक्सेप्शन मींस द वन दैट डज नॉट फॉलो द जनरल रूल और गोज अगेंस्ट द रूल, दैट इज कॉल्ड एन एक्सेप्शन. समझ में आ गया? तो मैंने बेसिक कंडीशन क्या बताई, एफओबी और कंसिडरेशन दोनों होना चाहिए. नाउ देयर आर सर्टेन ट्रांजैक्शन व्हिच वायलेट्स दिस जनरल प्रोविजंस, और वो कौन से हैं वो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर एक ट्रांजैक्शन में एक एक दो इलस्ट्रेशन आपको एग्जाम में आएंगे जो आपको आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे. क्लियर? सो लेट्स डिस्कस देम वन बाय वन. सबसे पहला एक्सेप्शन क्या है, ट्रांजैक्शन व्हिच आर क्वालिफाइंग एज सप्लाई इवन विदाउट फर्दरेंस ऑफ बिजनेस. मतलब ये ट्रांजैक्शन में आपको सिर्फ कंसिडरेशन मिलेगा फिर भी उसको सप्लाई माना जाएगा. एंड दैट इज व्हाट, दैट इज इंपोर्ट ऑफ सर्विस. ठीक है ना. रिलेटेड पार्टी का भी जाने दो, सिर्फ इसके ऊपर फोकस करो. क्लियर? तो रिलेटेड पार्टी के केस में जाने दो. नॉर्मल सिनेरियो में इफ यू इंपोर्ट एनी गुड्स or import any services, sorry, whether it is in furtherance of business or whether it is not in the furtherance of business, it will be treated as a supply. मुकेश अंबानी ने अपने बेटे की शादी में रिहाना को परफॉर्म करने बुलाया, दिलजीत दोसांझ को परफॉर्म करने बुलाया. रिहाना, जस्टिन बीबर आया था, तो दैट इज एन इंपोर्ट ऑफ सर्विस बिकॉज दे आर रिसाइड आउटसाइड इंडिया. करेक्ट? सो इट वाज एन इंपोर्ट ऑफ सर्विस, not for the furtherance of business but for personal use. Still it will qualify as a supply and इसके ऊपर अंबानी को जीएसटी पे करना पड़ेगा. Are we very clear? Yes. चलिए, so that is an exception 1. तो ये एक ही exception था. What is an exception 2? Exception 2 is the transaction which are qualifying as a supply in absence of consideration. समझ में आ गया? तो फर्स्ट ट्रांजैक्शन में क्या था कि एफओबी नहीं था, सिर्फ कंसिडरेशन था, तो भी सप्लाई हो गया बिकॉज इट इज एन एक्सेप्शन. सेकंड एक्सेप्शन क्या बोलता है कि सिर्फ एफओबी होगा, कंसिडरेशन नहीं होगा, तो भी हम इसको सप्लाई कंसिडर करेंगे. करेक्ट? व्हाट आर दोस ट्रांजैक्शन? इसके अंदर कुछ ट्रांजैक्शंस है थोड़े. तो सबसे पहला क्या होगा, अगर कोई भी पर्सन अपने बिजनेस के एसेट को, ठीक है, जिसके ऊपर उसने आईटीसी अवेल किया है, वो अगर वो परमानेंटली ट्रांसफर कर देता है विदाउट चार्जिंग एनी कंसिडरेशन, अगर वो फ्री में अपने बिजनेस के एसेट्स डिस्पोज कर देता है, तो भी उसकी जो मार्केट या फेयर वैल्यू है उसके ऊपर उसको जीएसटी पे करना पड़ेगा बिकॉज इट इज अ डीम्ड सप्लाई. क्लियर? नेक्स्ट, एनी पर्सन, related person out of India and related person in India, if it is supplying services, even if it is free of cost, तो इसके ऊपर आपको जीएसटी पे करना पड़ेगा. इसका मतलब अगर आप इंपोर्ट फ्री में भी करते हो, कंसिडरेशन नहीं भी है, तो भी आपको उसके ऊपर जीएसटी पे करना पड़ेगा. इट इज एन एक्सेप्शन. ठीक है? फिर उसके बाद इफ एनी एम्प्लॉयर गिव्स अ गिफ्ट, दिस इज इंपॉर्टेंट, इफ एनी एम्प्लॉयर गिव्स अ गिफ्ट of more than 50,000 rupees to an employee in a financial year, it will be treated as a supply. इसका मतलब एक एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को अगर गिफ्ट दे रहा है तो वो एम्प्लॉय का फर्दरेंस, एम्प्लॉयर का फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है, क्योंकि एम्प्लॉयज को गिफ्ट देना इज एन एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस. ठीक है? उनको मोटिवेट करना है सो दैट दे वर्क हार्डर फॉर द बेटरमेंट ऑफ द कंपनी. सो इट इज एन एफओबी एक्सपेंस. करेक्ट? लेकिन सामने कोई कंसिडरेशन नहीं, बिकॉज गिफ्ट इज जनरली यूनिलैटरल. नो, वो एक साइड, वन साइडेड दिया जाता है, सामने उससे कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया जाता है. समझ में आ गया? सो गिफ्ट अगर 50,000 के अंदर है तो इट इज नॉट अ सप्लाई, बट इफ इट इज मोर देन 50,000 इट विल बी अ सप्लाई और उसके ऊपर जीएसटी पे करना पड़ेगा. अगर दो रिलेटेड पर्सन है अलग अलग स्टेट के अंदर विद अ डिफरेंट रजिस्ट्रेशन नंबर, क्योंकि स्टेट अगर अलग होगा तो रजिस्ट्रेशन नंबर अलग ही हो जाएगा, तो भले ही वो सेम इंसान है, एक एचओ और ब्रांच के बीच में अगर गुड्स का ट्रांजैक्शन हो रहा है, मान लो एचओ इज इन महाराष्ट्र एंड गुजरात में उसका ब्रांच है, तो अगर एचओ की हेड ऑफिस इन मुंबई सेंडिंग द गुड्स टू
सूरत ब्रांच इन गुजरात फ्री ऑफ कॉस्ट, तो यहाँ पे एच और ब्रांच के बीच में का ट्रांजैक्शन तो बिजनेस ट्रांजैक्शन ही होगा, देयर इज नो कंसिडरेशन इन्वॉल्व हियर, स्टिल इट विल बी अ सप्लाई एंड उसके ऊपर जीएसटी पे करना पड़ेगा इवन इन एब्सेंस ऑफ कंसिडरेशन। व्हाई? बिकॉज दोनों का जीएसटी नंबर अलग है ना, मुंबई वाले का और गुजरात वाले का जीएसटी नंबर अलग अलग है, तो दो जीएसटी नंबर के बीच में जब ट्रांजैक्शन होता है तो उसके ऊपर जीएसटी आपको चार्ज करना ही पड़ेगा इवन इफ यू डोंट चार्ज द मनी। वेरी क्लियर? नेक्स्ट, अगर कोई प्रिंसिपल अपने एजेंट को गुड्स सप्लाई कर रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री ऑफ कॉस्ट मतलब एजेंट आगे सेल करके बाद में अपना कमीशन माइनस करके वो रेमिट करेगा ना प्रिंसिपल को, दैट इज हाउ कंसाइनमेंट और एजेंसी ट्रांजैक्शंस वर्क, क्योंकि प्रिंसिपल जब स्टार्टिंग में गुड्स देगा तभी एजेंट के पास उतना पैसा होगा नहीं कि वो प्रिंसिपल को इमीडिएटली दे सके, तो एजेंट विल से दैट आई विल सेल द गुड्स एंड उसमें से मुझे जो पैसा आएगा उसमें से मैं तुम्हें रेमिट करूंगा। सो प्राइमा फेसी व्हेन प्रिंसिपल ट्रांसफर्स द गुड्स टू एजेंट इट इज जनरली विदाउट अ कंसिडरेशन, स्टिल इट विल क्वालिफाई एज अ सप्लाई और प्रिंसिपल को उसके ऊपर जीएसटी पे करना पड़ेगा। क्लियर? ऑफ कोर्स फिर वो उसका आईटीसी क्लेम करेगा बट अभी के लिए उसको पे करना पड़ेगा। क्लियर? चलिए, सो यस दीज वर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शंस ऑफ सप्लाई। तीसरा वाला एक्सेप्शन क्या है? तीसरा वाला एक्सेप्शन अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट वन विच इज कॉल्ड नेगेटिव लिस्ट। ठीक है, नेगेटिव लिस्ट बड़ा मजेदार एक्सेप्शन है। व्हाई? बिकॉज ये ट्रांजैक्शन अगर आप देखोगे यू विल फाइंड फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, यू विल फाइंड कंसिडरेशन, और ये दोनों होने के बाद भी ये ट्रांजैक्शन के ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। समझ में आ गया? तो पहला बेसिक कंडीशन क्या बोलता है? एफओबी कंसिडरेशन दोनों होना चाहिए। फर्स्ट एक्सेप्शन बोलता है कि सिर्फ कंसिडरेशन होगा एफओबी नहीं होगा तो चलेगा। सेकंड एक्सेप्शन बोलता है सिर्फ एफओबी होगा कंसिडरेशन नहीं होगा तो चलेगा। एंड द थर्ड एक्सेप्शन सेज कि अगर दोनों प्रेजेंट होगा फिर भी ये ट्रांजैक्शन सप्लाई के अंदर नहीं आएगा। दीज आर एग्जेम्प्टेड ट्रांजैक्शंस। समझ में आ गया? चलिए, सो व्हाट आर दोज एक्सेप्शंस? एन एम्प्लॉय प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू एन एम्प्लॉय इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैं किसी कॉलेज का एम्प्लॉय हूं तो मैं एज अ एम्प्लॉय जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूं उसके ऊपर कोई भी जीएसटी नहीं लगेगा जिसके सामने मुझे सैलरी मिल रही है। बट इफ आई प्रोवाइड एनी अदर सर्विस ओवर एंड अबाउ माई नॉर्मल स्कोप ऑफ एम्प्लॉयमेंट जिसके लिए मैं अलग से कंसिडरेशन चार्ज करता हूं, दैट केस इट विल बी कंसिडर्ड एज अ सप्लाई। समझ में आ गया? तो ऑर्डिनरी कोर्स में प्रोवाइड किया हुआ सर्विस इज कवर्ड अंडर नेगेटिव लिस्ट। यानी मैं अगर कॉलेज का एम्प्लॉय हूं तो मैं पढ़ाने के लिए जो सैलरी लेता हूं उसके ऊपर कोई जीएसटी नहीं लगेगा। बट इफ आई डू इंटरनल ऑडिट फॉर द कॉलेज एंड उसके लिए इफ आई चार्ज अ सेपरेट कंसिडरेशन एज अ प्रोफेशनल, इसके ऊपर जीएसटी लगेगा बिकॉज इट इज बियॉन्ड माई नॉर्मल स्कोप ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ठीक है? अगर कोई ट्रिब्यूनल या फिर कोर्ट ऑफ लॉ अगर कोई सर्विस प्रोवाइड करेगा अगेंस्ट अ फीस, इसके ऊपर कोई भी जीएसटी नहीं लगेगा। Duties performed by any MLA, member of panchayat, parliament or any other local authorities because they are working for the betterment of the society or the country as they say so, but you get the point. Any person who is holding any constitutional position like president, prime minister, comptroller and auditor general of India, defense minister, all those people, right? तो इनके सामने कोई भी remuneration इनको मिलेगा, it will not be taxable under GST. Any person who is holding any capacity of a chairman or a director directly established by central or state government. समझ में आ गया? तो Act of Parliament, Institute of Chartered Accountant of India, which is enacted under the Act of Parliament, तो उनके एम्प्लॉयज को जो रेम्यूनरेशन मिलेगा इसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। ठीक है? वेरी इंपॉर्टेंट। सर्विसेज ऑफ ब्यूरियल, फ्यूनरल, बरियल, क्रिमेटोरी और मोरेटोरियम इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द डिसीज। यानी अगर आपकी क्रिमेटरी है, ठीक है, तो आप वहां पे लकड़ा, घी वो सब बेचने का, कॉफिन सेल करने का अगर आप पैसा कमाते हो तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। आप कॉटन सेल करते हो, चंदन सेल करते हो, नो जीएसटी ऑन दैट। अगर डेथ के टाइम पे एम्बुलेंस सर्विस आप अवेल करते हो, अगेन नो जीएसटी ऑन दैट। लैंड एंड बिल्डिंग अगर आप परचेस करते हो अगर ओसी मिलने के बाद, तो इसके ऊपर आपको कोई जीएसटी नहीं पे करना पड़ेगा बिकॉज ओसी मिलने के बाद बिल्डिंग बिकम्स एन इमूवेबल प्रॉपर्टी और इमूवेबल प्रॉपर्टी इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ द गुड्स। लेकिन अगर आप ओसी मिलने से पहले कोई फ्लैट बुक करते हो तो उसके ऊपर आपको जीएसटी पे करना पड़ेगा बिकॉज इट इज अ सर्विस कॉन्ट्रैक्ट इन दैट केस। करेक्ट? और एक्शनेबल क्लेम अंडर अदर देन स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम। तो यहाँ पे कौन से एक्शनेबल क्लेम नेगेटिव लिस्ट के अंदर इंक्लूड है जिसपे जीएसटी नहीं लगेगा? बिल्स ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट, हुंडीज, करेक्ट, चेक्स, इन पे जीएसटी नहीं लगेगा। समझ में आ गया? दे आर कवर्ड अंडर नेगेटिव लिस्ट। कौन से ट्रांजैक्शन पे जीएसटी लगेगा, कौन से एक्शनेबल क्लेम पे जीएसटी लगेगा? जो भी बेटिंग, गैम्बलिंग, लॉटरी, ये वाले जो एक्शनेबल क्लेम्स है इसके ऊपर डेफिनेटली जीएसटी लगेगा। लास्ट पार्ट इज कॉम्पोजिट सप्लाई और मिक्स सप्लाई। कॉम्पोजिट सप्लाई का मतलब क्या होता है? जब सिंगल ट्रांजैक्शन में
गुड्स और सर्विसेज दोनों को सप्लाई किया जाता है, या फिर दो गुड्स को सप्लाई किया जाता है, या फिर दो सर्विसेज को सप्लाई किया जाता है, करेक्ट। कॉम्पोजिट और मिक्स दोनों में ये कॉमन फीचर है दैट मोर देन वन गुड्स और सर्विसेज आर इन्वॉल्व, बट व्हेन विल इट बी कॉल्ड एज अ कॉम्पोजिट और व्हेन इट विल बी कॉल्ड एज अ मिक्स सप्लाई, इसका डिस्टिंक्शन कहां पर है। कॉम्पोजिट सप्लाई मींस गुड्स एंड सर्विसेज आर नेचुरली बंडल्ड टुगेदर। अगर आप किसी होटल में स्टे लेते हो तो ब्रेकफास्ट कॉम्प्लीमेंट्री होता है, अगर आप आईपैड लेते हो तो उसके साथ जो स्टाइलस है वो कॉम्प्लीमेंट्री है, करेक्ट। अगर कॉम्प्लीमेंट्री है तो इट इज अ कॉम्पोजिट सप्लाई। मोबाइल के साथ अगर चार्जर कॉम्प्लीमेंट्री आता है, इट इज अ कॉम्पोजिट सप्लाई। समझ में आ गया। एसी के साथ रिमोट कॉम्प्लीमेंट्री आता है, इट इज अ कॉम्पोजिट सप्लाई। तो यहाँ जहां पर दो से ज्यादा गुड्स या सर्विसेज नेचुरली बंडल्ड है, दैट इज कॉम्पोजिट सप्लाई। तो वहां पर आप क्या करोगे, जो उसका डोमिनेंट नेचर ऑफ द ट्रांजैक्शन या प्रिंसिपल नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन होगा, उसके हिसाब से जीएसटी लगेगा। एंड क्योंकि दो प्रोडक्ट के रेट अलग अलग होंगे दो सर्विसेज के, लेकिन जो प्रिंसिपल नेचर है उसका जो जीएसटी रेट है वो पूरे ट्रांजैक्शन पे अप्लाई होगा। मिक्स सप्लाई के अंदर क्या होगा, मिक्स सप्लाई के अंदर टू और मोर गुड्स और सर्विसेज आर आर्टिफिशियली बंडल्ड टुगेदर। तो उसको हम क्या करेंगे, वहां पर हम क्या करेंगे, वहां पर वी विल टेक द हाईएस्ट रेट ऑफ जीएसटी। यानी अगर आपने एक टीवी, एक वॉशिंग मशीन और एक माइक्रोवेव, ये मान लो इंडिविजुअली 50,000, 20,000, 10,000 का अवेलेबल है, तो टोटल इनकी प्राइस 80,000 है। लेकिन आप अगर आप इसको कॉम्बो ऑफर प्रोवाइड करते हो, अगर आप इसको कॉम्बो ऑफर प्रोवाइड करते हो 60,000 रुपीज में, इफ यू बाय ऑल थ्री ऑफ देम, तो इन दैट केस दिस इज अ मिक्स सप्लाई, क्योंकि इसको आर्टिफिशियली बंडल किया हुआ है, ये नेचुरली बंडल्ड नहीं है। तो उस केस में आप कौन सा जीएसटी रेट अप्लाई करोगे, इन तीनों में से जो हाईएस्ट जीएसटी रेट होगा वो, अगर मान लो टीवी का या टीवी का जीएसटी रेट 28% है, इसका 18% और इसका 12%, इस एग्जाम्पल है, तो ये पूरे 60,000 पे कौन सा जीएसटी रेट लगेगा, 28%। This is the concept of composite and mixed supply. With this we complete the entire module of supply under GST. पूरा मॉड्यूल एक वीडियो के अंदर कवर हो गया है। If you find value in this video, consider liking, dropping a comment and subscribing to the channel for upcoming videos. Thank you so much for your time and attention. All the very best. I will see you guys in the next video.